नमस्कार। हमारा आज का विषय है संस्कृत कैसे पढ़ें। कुछ बच्चों को और बड़ों को भी संस्कृत की रीडिंग करने में, संस्कृत पढ़ने में थोड़ा परेशानी होती है, सही उच्चारण नहीं कर पाते। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है वर्णों को जानना और उनको पहचानना। हिंदी भाषा से हम सब परिचित हैं। हिंदी के वर्ण हम जानते हैं, स्वर हैं अ आ इ ई वगैरह, और व्यंजन है क से लेकर म तक, क्ष त्र ज्ञ य र ल व वगैरह। तो वही सेम स्वर हमारे संस्कृत भाषा के भी हैं, वही व्यंजन संस्कृत भाषा के भी हैं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की जो लिपि है, लिखने का तरीका है, वो देवनागरी है। दोनों भाषाओं की लिपि देवनागरी है, यानी उन्हीं सेम स्वरों में, सेम व्यंजन में हिंदी भी लिखी जाती है और संस्कृत भी। फिर भी संस्कृत कठिन क्यों लगती है? हम क्यों नहीं पढ़ पाते संस्कृत को आसानी से? उसके लिए 4 चिन्ह ऐसे हैं जो संस्कृत में ज़्यादा प्रयोग होते हैं, हिंदी से अलग हैं वो। तो बस इन 4 चिन्हों को यदि हम जान लें तो संस्कृत बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे। पहला चिन्ह है विसर्ग। आपने देखा होगा किसी भी शब्द के आगे इस तरह से 2 बिंदु लगे रहते हैं। जैसे राम, इसको बोला हमने राम, ये 2 बिंदु लगा दिए। अब ये क्या बोलें इसको? हम इसको बोलेंगे हम राम, यानी जो विसर्ग का उच्चारण है वो हमें ह की तरह करना है, आधा ह। रामः, बालकः। बस कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, विसर्ग लगा हो तो भी वो राम पढ़ेंगे, ना लगा हो तो भी राम पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, जहां आप इस तरह से 2 बिंदु देखो वो है विसर्ग, और उसका उच्चारण करें ह के जैसा, राम। एकदम ह भी नहीं बोलना पूरा, आधा। रामः, बालकः, बालकाः, छात्राः, शिष्यः। ठीक है, बस एक विसर्ग का ध्यान रखना है। दूसरा है हलंत। हलंत ऐसा इसका चिन्ह है, ये किसी भी व्यंजन के नीचे आपको इस तरह से लगा मिलेगा। इसका मतलब होता है कि वो जो वर्ण है वो आधा है, यानी ये पूरा म है, इस म में स्वर मिला हुआ है म प्लस अ, और ये चिन्ह लगा हो तो ये आधा है। बस इसका कोई खास प्रयोग नहीं होता। मान लो हमें लिखना है मिट्टी, हिंदी में भी प्रयुक्त होता है, ये संस्कृत में भी। इसका मतलब है ये ट आधा है, यहाँ पर आधा ट हम वैसे नहीं लिख सकते, इसलिए हलंत के द्वारा इसको हम शो कर रहे हैं। तो दूसरा हुआ चिन्ह हमारा हलंत। तीसरा महत्वपूर्ण चिन्ह है अनुस्वार। अनुस्वार यानी ये जो ऊपर बिंदी लगी रहती है, ये 2 तरह से होती है, इसको विशेषकर आपको सीखना है और समझना है। मान लो मैंने एक शब्द लिखा अंग, और एक मैं लिख रही हूँ, चलो दूसरा वर्ड लिखती हूँ बालक, और ऊपर बिंदु लगा दिया मैंने। ठीक है, ये भी स्वर है, अनुस्वार है, और ये भी अनुस्वार है, लेकिन दोनों के उच्चारण में अंतर है। जब बीच में लगा हो अनुस्वार तब हम उसको न की तरह बोलेंगे। एक्चुअली है क्या, ये पंचम वर्ण को बदलकर बना है। इस अंग को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी हमें देखना है कि अनुस्वार के बाद किस वर्ग का वर्ण है। ग, क, ख, ग, ग, ङ, तो बीच में अंग है वो। सहूलियत के लिए, आसानी के लिए इस पंचम वर्ण को अनुस्वार में बदल दिया है। मान लो हम कहना चाहते हैं चंचल, संस्कृत में चंचल ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इस, और मान लो हमें अनुस्वार करके इजी बनाना है तो हमने इसके स्थान पर ये अनुस्वार कर दिया। लेकिन बात हो रही है पढ़ने की,
तो हम बीच में यदि आता है अनुस्वार तो उसको न की साउंड दे दो। चंचल है यहाँ ग है, लेकिन न बोलना है इसको। चंचल, अंग, कंगन। 6th और 5th क्लास के बच्चों के अक्सर एक शब्द आता है पर्यंक, ये इस तरह से लिखा हुआ होता है। एक होता है कंकतम, कंघा, कौंभ। इन 2 शब्दों को पढ़ने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ये है क्या? अंग है ये, पर्यंक। इसको मान लो हम ऐसे लिख दें, बस ये अंग को हमने अनुस्वार में चेंज कर दिया। आप ये मान के पढ़ा करो कि ये अनुस्वार है, बिंदी है या न है आधा। कंकतम ऐसा मान के पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान लगेगी संस्कृत। एक मैंने बताया कि बीच में अनुस्वार है तो आपको न की तरह पढ़ना है, और शब्द के अंत में यदि अनुस्वार है तो इसको म की तरह पढ़ना है। बालकम, बहुत सारे बच्चे इसको न भी उच्चारण करते हैं, बालकन नहीं। बीच में आए तो न, अंत में है तो म। मोनुस्वार, म को ही ये अनुस्वार बना है। तो ध्यान रखें, जब संस्कृत की आप रीडिंग करते हैं, बाद में जो भी बिंदु दिखाई दे जिस भी शब्द पे, आपको उसको म पढ़ना है। बालकम, रामम, देशम, म बोल दो बस, एकदम बढ़िया संस्कृत पढ़ोगे। चौथा है खंडाकार, या जिसको अवग्रह भी कहते हैं। ये है चिन्ह ऐसा, एस जैसा चिन्ह। मान लो आपको कहीं लिखा दिखे ये शब्द, तो कुछ बच्चे कोडपी पढ़ते हैं इसको, कुछ कोस्पी, एस सोच के स बोल देते हैं, कोस्पी, कोडपी। लेकिन ये अ से बना होता है, ये अ को दर्शाता है, और हमें को अपी भी नहीं बोलना, इसको कोपी भी नहीं बोलना। कैसे पता लगे कि हम इसका उच्चारण कर रहे हैं? इसको को खींच दो थोड़ा, कोपी, सोपी, देवो वदत्। ये संधि के कारण अ को अवग्रह बन जाता है विसर्ग के बाद अ आने पर। तो देवो वदत्, थोड़ा बस इससे पहले वाली मात्रा को हमें खींचना है। इस तरह से यदि हम इन 4 चिन्हों का ध्यान रखते हुए संस्कृत की रीडिंग करेंगे तो संस्कृत पढ़ना बहुत आसान है। और जब हम शुद्ध पढ़ते हैं, सही उच्चारण करते हैं, तो आधा अर्थ भी वहीं स्पष्ट हो जाता है। संस्कृत भाषा इतनी कठिन नहीं है। तो आप संस्कृत पढ़ें और उसका अर्थ जानने का अभ्यास करें। धन्यवाद।